नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट के विश्व के कुछ देशों में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उत्तराखंड राज्य में समय रहते ही तैयारियां करनी शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश भर में सभी चिकित्सा इकाइयों में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस ड्रिल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अस्पतालों की आवश्यक सेवाओं, ऑक्सीजन प्लांट और कंसंट्रेटर का जायजा लिया। राजधानी के कोरोनेशन अस्पताल में सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अफसरों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि नए साल पर आ रहे पर्यटकों के लिए रैंडम जांच की कोई व्यवस्था नियमों के हिसाब से नहीं की गई है, लेकिन लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और हरियाणा से जल्द ही कोविड वैक्सीन की नई खेप उत्तराखंड भी आने वाली है। तो ये तमाम जानकारी आज दी गई सचिव के द्वारा। उत्तराखंड के अलग अलग अस्पतालों में जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही कोविड तैयारियों पर सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार पहले दिन से ही, जब से ये बात आई कि केस बढ़ रहे हैं, एक्टिव हैं और सब नया निरीक्षण किया है। सर, क्या आपने हॉस्पिटल्स में निरीक्षण किया और क्या कहेंगे? आज भारत सरकार द्वारा मॉक ड्रिल का डेट दिया गया था, तो इसी क्रम में हमारी पूरी मेडिकल टीम मुस्तैद है और हमारे 700 ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जहां पे हमने ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, सिलेंडर्स और पीएसए प्लांट हमारे रखे गए हैं। तो इन सब का निरीक्षण किया जा रहा है और इसी क्रम में मेरे द्वारा कोरोनेशन हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया और यहाँ पे जो पीएसए प्लांट है, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और कॉन्सेंट्रेटर हैं, सभी फंक्शनल पाए गए। सर, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मार्च में या जनवरी के बाद वेव जो है वो पीक पकड़ सकती है, इसको लेकर उत्तराखंड में कितनी तैयारी है और आपको क्या लगता है कि लोगों को कितना सावधान रहने की ज़रूरत है? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है और कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है। मैं जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के अफवाह पे विश्वास ना करें, ना अफवाह फैलाएं और हमारी सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। और किसी को कोविड लाइक सिम्टम्स या फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना परीक्षण कर लें। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वैक्सीनेशन पर फोकस होगा, पर कई सेंटर्स पर वैक्सीन ही नहीं है, लोग वापस लौट जा रहे हैं। सचिवालय के सेंटर पर भी वैक्सीन नहीं है, तो कब तक वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी या लोग बाजार से भी खरीद सकते हैं? जो देखिए, जो वैक्सीन्स हमारे हैं, एक तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसको कोविन पोर्टल से हमने बाहर रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ है, सबके लिए रखा हुआ है। कतिपय कुछ जनपदों से ये इश्यूज आए थे तो वहाँ पे हमने कोविशील्ड के वैक्सीन हमने भेज दिए और लगभग 7,000 हमारे पास कोवैक्सीन के डोजेस हैं। वो जिलों में वैक्सीनेशन का कैंपेन फिलहाल चल रहा है। सर, 31 का सेलिब्रेशन बड़ा होता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो क्या बॉर्डर्स पे, रेलवे स्टेशन पे, आईएसबीटी पे क्या आप लोग कोई रैंडम व्यवस्था करने जा रहे हैं या कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस कैंप चलाने जा रहे हैं ताकि लोग उत्सव तो मनाएं पर सावधान भी रहें? देखिए, अभी फिलहाल कोई रैंडम टेस्टिंग इत्यादि के निर्देश नहीं हैं। भारत सरकार से जैसे गाइडलाइंस प्राप्त होंगे हम उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यात्री वेलकम हैं, लेकिन जो भी कोविड के जो एसओपीस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, आप उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उसका अनुपालन कड़ाई से पालन करें, किसी भी प्रकार का अफवाह ना फैलाएं। तो ये थे सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर राजेश कुमार, जिन्होंने साफ कहा है कि अफवाहों से बचना होगा और साथ ही जो कोविड के जनरल प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। ये देवभूमि है, यहाँ अतिथियों का स्वागत है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, आज सिर्फ उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे देश में मॉक ड्रिल आज की गई और इस दौरान जांचा गया कि अगर कोरोना के केसेस अगर हमारे देश में भी बढ़ते हैं तो किस तरीके की तैयारियां हैं। तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिली हैं आज? जिसको लेकर आज उत्तराखंड के जो सचिव हैं स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार, उत्तराखंड के जो सचिव हैं स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार, ये कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे थे। कोरोनेशन अस्पताल में उन्होंने व्यवस्थाओं के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट और कंसंट्रेटर का जायजा लिया। कोविड को लेकर जो अलग ब्लॉक बना था उसका जायजा लिया और इसके बाद मीडिया से बातचीत की है। उत्तराखंड में वैक्सीन की कमी सामने आई है, वो भी इस आधार पर क्योंकि भारत सरकार नए साल से कोविड वैक्सीन जो मुफ्त देने वाली थी वो स्कीम बंद कर रही थी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेशी जो मुल्क हैं जैसे चाइना, जापान, सिंगापुर और आसपास के इलाकों में कोविड केस बढ़ने पर एकाएक ऐतिहासिक तौर पर बूस्टर जो डोज है उसकी डिमांड बढ़ी। तो उत्तराखंड में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की, तो लोग बड़ी संख्या में बूस्टर डोज लगवाने आए और इस बीच एकाएक इसकी शॉर्टेज नोटिस हुई है।
सचिव आर राजेश कुमार का कहना है कि हरियाणा से और अतिरिक्त डोज मंगाई जा रही है और आज शाम से लेकर कल शाम तक ये डोज मिल जाएगी। इसके बाद जो वैक्सीनेशन की जो बूस्टर वैक्सीनेशन की ड्राइव है इसको और तेज किया जाएगा। प्रयास ये भी किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन तेज किए जाने के साथ साथ लोगों को और अधिक जागरूक किया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। हमने ये भी एक सवाल किया कि 31 तारीख को सेलिब्रेशन के लिए, हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आते हैं, तो क्या उनको रोककर कोविड टेस्ट या उनकी RT-PCR रिपोर्ट जांची जाएगी? इस पर उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कोई बाध्यकारी कदम नहीं है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो उत्तराखंड में फिलहाल कोविड को लेकर क्या कुछ स्थिति है, क्या केसेस आ रहे हैं वहां पर? जी देखिए, जो नया वेरिएंट है उसका भी कोई भी केस उत्तराखंड में प्राप्त नहीं है और नए केसेस में कुछ राज्यों में इजाफा हुआ है देश के, पर वो केरल आदि राज्य हैं। उत्तराखंड में कोई बहुत बड़ा ऐसा लार्ज लेवल पे नंबर में इजाफा नहीं है जो चिंताजनक या चिंता की स्थिति पैदा करे, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सचिव स्वास्थ्य हैं डॉक्टर आर राजेश कुमार, उन्होंने भी लोगों से यह अपील की है कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक रहने की, यथासंभव भीड़ भाड़ वाले स्थान पर मास्क लगाने की और बेवजह घूमने की या बेवजह मार्केट में जाने की हरकतों से भी बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वायरस चल ही रहा है और प्रसार होने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, लिहाजा अलर्ट रहने की भी जरूरत है। ठीक है, लगातार आप बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे सुदीप। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मसूरी विंटर कार्निवल के अंतर्गत साइकिल रैली का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है और ये साइकिल रैली देहरादून से मसूरी तक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में सड़क, हाईवे और रेल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्य में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं और इस अवसर पर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, अपर जिलाधिकारी ने जिला पर्यटन अधिकारी जसपाल चौहान मौजूद रहे। इस दौरान सहायक अध्यापक LT समेत 8 भर्ती परीक्षाओं की जांच रिपोर्ट UKSSC को दी गई है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही, जहां SS रावत की अध्यक्षता वाली कमेटी ने UKSSC के अध्यक्ष को अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सौंप दी है और अब जांच रिपोर्ट के आधार पर तय होगा 8 भर्ती परीक्षाओं का भविष्य। UKSSC के चेयरमैन GS मंतोलिया ने जांच रिपोर्ट सोमवार शाम मिलने की पुष्टि की और UKSSC चेयरमैन GS मंतोलिया आज कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। SS रावत की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद फैसला लिया जाएगा। कोई सूत्रों के अनुसार इन भर्ती परीक्षाओं में नकल या पेपर आउट के बहुत पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी न्यूज़ ऑन इंडिया को मिली है। अधिक जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इसको लेकर? देखिए, LT समेत 8 भर्ती परीक्षाएं हैं जिसमें रैंकर्स भर्ती परीक्षा व अन्य परीक्षाएं शामिल है। इसमें युवा बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि परीक्षा में कोई गड़बड़ नहीं हुई है और कहीं भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लिहाजा परिणाम जारी किया जाए और ज्वाइनिंग दी जाए। और कुछ परीक्षाएं तो इसमें ऐसी भी थी जिसमें ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अंतिम दौर में थी। युवा उत्तराखंड में आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली कूच की अब उनकी तैयारी है। सीधे तौर पर जो GS मर्तोलिया, उनसे जब मेरी फोन पर बातचीत हुई तो उन्होंने फोन पर पुष्टि करते हुए कहा है कि रिपोर्ट मिल गई है और उसका वो अध्ययन करा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड इस बात को स्वीकार नहीं किया कि गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है। उन्होंने 2 लाइन की बात सिर्फ इतनी कही है कि रिपोर्ट मिल गई, अध्ययन कराया जा रहा है। लेकिन हमारे सूत्र कहते हैं कि इन 8 परीक्षाओं में कोई गड़बड़ नहीं मिली है और बहुत जल्द ही ज्वाइनिंग की तैयारी या यूं कहें रिजल्ट जारी भी किया जा सकता है, क्योंकि लोगों को बहुत इंतजार है, लोगों का समय खराब हो रहा है, कई लोग परेशान हैं अपने घरों पर और आंदोलन, धरने, प्रदर्शन भी विषयों को लेकर शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आप लगातार बने रहिए सुदीप, आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स लेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 1 दिन का धरना प्रदर्शन किया। देहरादून के गांधी पार्क में हरीश रावत पूरी रात धरने पर बैठे। हरीश रावत अंकिता भंडारी हत्याकांड में VIP के नाम के खुलासे की मांग कर रहे हैं और साथ ही हरीश रावत ने अंकिता भंडारी केस को लेकर हो रही राजनीति पर भी सवाल खड़े किए।
गांधी पार्क में धरना दे रहे हरीश रावत ने न्यूज़ 1 इंडिया से कहा कि अंकिता भंडारी केस में जांच किसकी हो रही है और पुख्ता जांच को लेकर जनता को विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इस समय जनता का विश्वास डगमगाया हुआ है। अंकिता हत्याकांड से जुड़े जितने पहलू हैं वो साफ नहीं है। मामले में अदृश्य वीआईपी कौन है जिसको हमारी पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही है, उसको भी कानून के शिकंजे में लाया जाए। हरीश रावत धरने के बाद अगला आंदोलन भी जल्द तय करेंगे, लेकिन हरदा ने अभी तक इस पर पत्ते अपने नहीं खोले। अंकिता भाई मर्डर केस में सीबीआई जांच व राज्य सरकार की दूसरी खामियों पर हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री बीते 24 घंटे से धरना दे रहे हैं। रात्रि में भी वो इसी टेंट में थे। हमारे साथ रावत जी हैं। रावत जी, एक बड़ा संदेश आपने दिया, 24 घंटे से आप धरने पर हैं, रात्रि विश्राम भी आपने यहीं पर किया है और विपक्ष भी आपके साथ है, क्या कहेंगे? अंकिता का बलिदान ही अपने आप में बहुत बड़ा वो है। ये उत्तराखंड के इस जीवन के इस काल का सबसे बड़ी दुखद घटना है और एक इसके पीछे जो लोक शक्तियां हैं वो उत्तराखंड को अंधकार में ढकेलने वाली शक्तियां हैं और सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है। अब मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ। कल तक मैं चाहता था कि सब आए, वो भी आए, उनका भाजपा के लोग भी आए और हम सामूहिक रूप से कहें नहीं, हम अंकिता के हत्यारों को खोज करके निकालेंगे, उस वीआईपी को भी खोज करके निकालेंगे। अब भाजपा उसको ढकती भी लग रही है, उसको बचाती भी लग रही है। तो हमने यहाँ धरना जरूर जो है समाप्त करेंगे, मगर आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाए इस मामले में उस पर भी हम सोचेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। रावत जी, हमने कल देखा, कल जैसे आपका धरना शुरू हुआ, राज्य सरकार के मंत्रियों के भी वक्तव्य आने लगे आपके धरने के खिलाफ। अभी तक वो मंत्री बोल नहीं रहे थे, बीमार थे, आखिर ऐसा क्या हुआ? एक रणनीति के तहत लोगों से बुलवाया गया। ठीक है, आप अंकिता के बलिदान को तुच्छ दिखाना चाहते हैं, आप वीआईपी को बचाना चाहते हैं, तो ये उत्तराखंड उस वीआईपी को देखना चाहता। कौन है वो कलुषित चेहरा जो हमारे उत्तराखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाहता था? तो ये तो जनता भर से भाजपा है। एक तरफ सारा उत्तराखंड है, दूसरी तरफ भाजपा उस वीआईपी के साथ खड़ी है। देखते हैं इस लड़ाई में लड़ाई लड़ेंगे, कौन जीतता है देखेंगे। बहुत शॉर्ट टर्म के नोटिस पर आपके धरने में विपक्ष भी काफी संख्या में आया, तो क्या माना जाए रावत जी के नेतृत्व में विपक्ष भी भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहा है? किसी का नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व हमारा जो है अंकिता की आत्मा कर रही है, जिसने शहादत दी है। रावत जी का अगला प्लान क्या है? आप देखते हैं क्या इसके बाद करेंगे। अभी तो कुछ हरिद्वार के लिए करना है, कुछ और बातें करनी है, लेकिन मैं आगे देखते हैं क्या करना है। हरीश रावत जो बीते 24 घंटे से धरने पर हैं और रात में भी उन्होंने रात विश्राम यहीं पे किया है। हरीश रावत ने एक बड़ी बात कही है कि विपक्ष के साथ ही जनता एक तरफ है और सरकार एक तरफ। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंकिता भंडारी केस में वीआईपी को बचाया जा रहा है और जांच सही दिशा में नहीं चल रही है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदीप, देखिए, करीब 24 घंटे का ये धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हरीश रावत। उन्होंने और इस दौरान काफी संख्या में विपक्ष वहां पर मौजूद भी रहा, और क्योंकि आप खुद वहां पर कवर करने के लिए गए थे, आपने खुद हरीश रावत से भी बात की। जी देखिए, हरीश रावत कल 12 बजे गांधी पार्क पर धरने पर बैठे थे और उन्होंने कहा था 24 घंटे मेरा धरना जारी रहेगा। रात्रि में वो उसी टेंट में उन्होंने रात्रि विश्राम किया है और कुछ आग वगैरह जलाई गई थी आसपास, ताकि चूंकि माइनस डिग्री में और 4 से 5 डिग्री तापमान हो रहा है। हरीश रावत बुजुर्ग हैं और बावजूद उसके उन्होंने एक मजबूत जिजीविषा दिखाते हुए विपक्ष की भूमिका को अदा किया है। उनके साथ यूकेडी और कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के नेता भी उनके साथ अंकिता भंडारी मर्डर प्रकरण पर एक साथ जुटे दिखे, जो सीधे तौर पर एक मैसेज है कि अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर राज्य सरकार को विपक्ष अब किसी भी मौके पे, किसी भी मोर्चे पर छोड़ने वाला नहीं दिख रहा, क्योंकि वीआईपी को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है और वीआईपी कौन था जिसको लेकर अंकिता पर दबाव था। बहरहाल हरीश रावत ने एक बड़ी बात कही है कि आज के धरने के बाद जो 24 घंटे का उनका आंदोलन था, इसके बाद उनकी अगली रणनीति तैयार होगी और उन्होंने हरिद्वार जिले का विशेष जिक्र किया है। यानी राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अभी भी हरीश रावत को हरिद्वार जिले पर विशेष फोकस है, भले ही वो वहां से पूर्व में चुनाव हार चुके हों, उनकी पुत्री हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हो, पर हरिद्वार के मसले को लेकर उन्होंने प्राथमिकता दी है और
देखना महत्वपूर्ण होगा कि हरिद्वार जिले पर अगला उनका क्या एक्शन प्लान होगा और किस प्रकार से राज्य सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करेंगे। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में हरीश रावत के किए गए धरना प्रदर्शन और 24 घंटे के लिए प्रदर्शन स्थल पर रहने पर राज्य के मंत्रियों ने भी अपनी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। मंत्रियों का कहना है कि हरीश रावत के प्रयास सिर्फ राजनीति और जनता को गुमराह करना है। मंत्री के बारे में यदि बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब से राज्य में चुनाव होने की बात आई, 2022 का चुनाव हो, चाहे उनके स्वयं के लड़ने का चुनाव हो, चाहे उन्होंने दलित मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव हो, चाहे सत्ताधारी सरकार को जो है कितनी नौकरियां आपने दे दी हैं उसकी चेतावनी हो, या उनका गंगा में स्नान करना हो, उससे उनको जो कुछ भी उनकी आत्मा की आवाज़ बोलती हो, आपने उनको कहाँ टिकाऊ पाया है। आप यदि देखेंगे तो उनके धरना प्रदर्शन केवल और केवल मैं समझती हूँ कि मीडिया में रहने का एक माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि वो बहुत कुछ कर रहे होते तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की प्रतिदिन जो है, जो दिन प्रतिदिन जो गिरावट आ रही है, चाहे संख्या बल से चाहे वैचारिक रूप से, मैं समझती हूँ कि उनको उस पर चिंतन करना चाहिए। और जो वो स्वयं कांग्रेस के लिए संकट बन चुके हैं, सबसे पहले तो वो अपना जो है इस बारे में ज़रूर चिंतन करना चाहिए कि वो कांग्रेस को क्या अस्तित्व में भी रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। अब उन पर काम तो कुछ है नहीं हरीश रावत जी पे, अच्छा समय काटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है उनको। बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड वाले मामले में सरकार न्यायालय प्रक्रिया से, पुलिस प्रक्रिया से भीगी है और सब चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जल्दी जल्दी न्यायालय से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मगर इसी बीच में न्यायालय प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने के लिए अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री छोटी छोटी बातों को लेके सड़क पर, चौराहों पर बैठ जा रहे हैं, जो न्यायालय की प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने का काम कर। उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने ऋषिकेश में एक ऐसे कॉमन सर्विस सेंटर का पर्दाफाश किया जहां पर मोटी रकम लेकर नेपाली और विदेशी नागरिकों के फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और दूसरे दस्तावेज बनाए जा रहे थे। एसटीएफ ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ जानकारी जुटा रही है कि आखिर कितने व्यक्तियों का फर्जी आधार कार्ड बनाया गया। एसटीएफ ने सीएससी से 640 ब्लैक प्लास्टिक कार्ड, 200 लेमिनेशन कवर, 28 वोटर आईडी और कई सारे आधार कार्ड, 17 पैन कार्ड, 7 आयुष्मान कार्ड के साथ कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों से एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि पड़ना सभागार कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कुल 108 शिकायतें मिली, जिनमें अधिकतर शिकायतें भूमि विवाद, अवैध कब्जे से संबंधित थीं। जिलाधिकारी ने जनसुनवाई में प्राप्त हो रही शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए और इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त हो रही शिकायतों को भी संज्ञान में लेते हुए निस्तारण किया जाए। इसमें क्योंकि देख रहे हैं हम कि संख्या भी बढ़ती जा रही है, शिकायतकर्ता भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो कुछ निस्तारण उनका हो रहा होगा, इसीलिए काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। लेकिन जो मेन इश्यूज जो आते हैं अभी तक, जितने भी मैंने जनता दरबार ली उनमें मेनली लैंड फ्रॉड्स के आते हैं, अतिक्रमण के आते हैं और अवैध निर्माण के आते हैं, जिन पे हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तत्काल, और कुछ डिस्प्यूटेड होते हैं जिसमें समय लगता है। इसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ बैठक कर आंदोलनकारियों को अभी तक नहीं मिलने वाले 10% क्षैतिज आरक्षण जैसे मुद्दों पर बातचीत की। बता दें कि राजभवन से आरक्षण बिल लौटाए जाने के बाद धामी सरकार ने 3 सदस्यीय मंत्रियों की एक उप समिति बनाई थी, जिसके अध्यक्ष प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को बनाया गया था। इसलिए राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण के मसले को सुलझाने के लिए मंत्री सुबोध उनियाल से मिले। एक बार फिर राज्य आंदोलनकारियों को हल के नाम पर आश्वासन ही मिला।
निश्चित रूप से आंदोलनकारियों का आरक्षण इस राज्य में दिया गया था। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसको रद्द करने का निर्णय लिया। फिर हम सरकार की ने इसको फिर एक बार अपना ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए राजभवन भेजा था। राजभवन से वापस आया तो अब कैबिनेट सब कमेटी बनी है। सरकार का रुख सकारात्मक है और सरकार अगर पॉजिटिव ना होती तो सरकार ऑर्डिनेंस के रूप में राजभवन को भेजती। लेकिन चूंकि इसमें कानून का इन्वॉल्वमेंट है तो पूरा कानूनी जो बिंदु है उनकी समीक्षा करने के बाद बहुत जल्दी इस पर निर्णय लिया। एक ही वजह है, जब सरकारों की राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत प्रबल नहीं होती और अधर में रहते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, तब यह होता है अनिर्णय की स्थिति में सारी चीज़ें लटकती है। आज सरकार की इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, क्लैरिटी है। उनका स्पष्ट कहना है कि शहीद परिवारों को, गोलीकांड में घायल लोगों को उत्तराखंड बनाने के लिए संघर्षशील, बलिदान, लाठी, जेल, घायल, सक्रिय, सबका सम्मान करने के लिए राज्य का सम्मान है। ये सरकार ने वचनबद्धता दोहराई है, इसलिए सब कमेटी बनी और एक सुलझे हुए व्यक्ति को उसकी बागडोर सौंपी है जो कि अनुभव रखते हैं। हम पूरी उम्मीद है 10 जनवरी से पहले इसका समाधान होके पॉजिटिव निर्णय इसमें हो जाएगा, जो कि आंदोलनकारियों की मांग भी। वहीं टिहरी जिले के नरेंद्र नगर विधानसभा की पट्टी दोगी के अटाली गांव के नीचे से होकर जाने वाली रेलवे लाइन सुरंग निर्माण का कार्य जोरों पर है, लेकिन खेतों में सिंचाई करते वक्त अटाली के ग्रामीण उस वक्त सख्ते में आ गए जब उन्होंने अपने खेतों में लंबी दरारें पड़ी देखी। ग्रामीणों का कहना है कि देखते ही देखते ये दरारें 3 दिनों के भीतर 2 से 2.5 फुट चौड़ी हो चुकी हैं। मकान में दरारें पड़ती जा रही हैं और इससे ग्रामीणों में रेलवे के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे और प्रशासन के अफसरों ने मौके का मुआयना किया और पीड़ित ग्रामीणों के साथ बातचीत की। वर्तमान में जो खेतों में दरारें आई हैं उसके संबंध में भूगर्भीय सर्वे हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। जल्दी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही कहा जाएगा कि इसका असर कहाँ तक है। द्वितीय जो गाँव वालों की जो भी डिमांड है वो हमारे उच्चाधिकारियों के समक्ष रखी जाएगी। उसी के लिए आज मैं आया हूँ। जल्दी गांव वाले इस संबंध में अपना एक राय बना के अपना प्रस्ताव देंगे। उस प्रस्ताव को उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाए कि पुनर्वास हम दूर नहीं जाएंगे। कारण कि हमारे जो यहाँ इस क्षेत्र से, इस गांव से हमारी यादें जुड़ी हैं, हम अपनी यादें को कैसे भुला सकते हैं। अगर हम पुनर्वास के लिए जाते हैं तो हम कहाँ जाए, कौन से अलग अलग स्थान पर हो जाएंगे। लिहाजा हमारा पुनर्वास हो तो यही हो और ये हमारी जो जमीन है जो धस गई है, जो टूट गई है, इसका 10 गुना हमें कंपनसेशन दिया जाए और 10 गुनी जमीन उसके एवज में दिया जाए। क्योंकि हम गाँव के रहने वाले हैं, हम बाजारों में डिपेंड नहीं रहते। सुई से लेकर धागा तक सर हमें अपने पैसों से खरीदना पड़ेगा और हमारा रोजगार भी सर यही है। और एक मांग मेरी और है सर, हमें यहाँ पे एक परिवार से एक नौकरी भी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी गांव वाले हैं वो सबका एक मत है कि यहाँ से वो अपने गांव को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर हाँ ये लोग इस डेंजर जोन में है तो उनको यहीं पर इसी गांव में कहीं पे उनको 10 गुना भूमि दिया जाए जितना एक्वायर कर रही है ये रेल निगम। ये लोग जितना भी यहाँ पे घर इनका टूट रहा है, वो अगर वो घर भी डेंजर जोन में आ रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उस घर का भी उनको कंपनसेशन दिया जाए।